गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट। हमारे सारे विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों के द्वारा जो है मेरा वीडियो देखा जा रहा है। मैं इस बात को जानता हूँ कि आप लोग का टेस्ट था, लेकिन मैं टेस्ट का जो है कि ना लेकर मैंने जो है आप लोग का एक पूरा का पूरा एक लेसन जो है इकोनॉमिक्स का कंप्लीट करके देने का काम कर रहा हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण से जो है कि मैं उस टेस्ट को पूरा नहीं कर पाया। उसके लिए आप लोगों से जो है मैं एक प्रकार से सॉरी ही बोल सकता हूँ, ऐसे ज़्यादा मैं और क्या बोल सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक अध्याय जो है इकोनॉमिक्स का जो है ये तृतीय अध्याय, और तृतीय अध्याय जो है आपका टोटली आज कंप्लीट हो जाएगा। मतलब संपूर्ण पूरा का पूरा ये आपका जो है कि टोटल एक वीडियो में जो है समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसे जो है ध्यानपूर्वक सुने। मैं थोड़ा आप लोगों को अपना चेहरा जो है फ़िलहाल चेहरा के साथ वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो इसमें जो है आपको ऐसा नहीं होगा कि समझने में किसी प्रकार का दिक्कत होगा। इसमें भी आप जो है पूरी तरह से समझ सकते हैं, और इसमें जो है आपको जो उतना ही समझ में आएगा जितना आप चेहरा देखकर समझते थे, उतना ही जो है आप इसको भी समझ सकते हैं। मतलब किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम जो आने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना चेहरा अभी फ़िलहाल नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे चैप्टर जो है रेगुलर करना है और बहुत तीव्र गति के साथ करना है। इसलिए जो है कि मैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए यदि मैं चेहरा लाऊं तो मुझे जो है वीडियो बनाने के समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उसी कारण से मैं ये सप्ताह जो है कि मतलब आज से लेकर 7 दिन तक आपको जो है कि जो भी वीडियो मिलेगा उसमें आपको जो है मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट वीक से आपको जो है कि वीडियो में चेहरा भी दिखाई देगा। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, है ना। मैं इस बात को बता दें पहले ही कि आपको लगे कि चेहरा जो है सर का नहीं आ रहा है, तो ऐसा आप ना सोचिए। चेहरा ना आते हुए भी आप उतना ही पढ़ेंगे, उतना ही समझ पाएंगे। जितना आपका चेहरा मेरा चेहरा रहता था उतना ही जितना समझ में आता था उतना ही समझेंगे, और उससे जो है कई गुना ज़्यादा ही समझेंगे। लेकिन जो है किसी प्रकार से कम समझने वाली जो है नहीं है। तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से विस्तार पूर्वक जो पढ़ाने का काम किया जाएगा, और ये चैप्टर आज जो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो है कि टाइम निकालिए और टाइम निकाल कर बैठिए। यदि आप अभी वीडियो नहीं देख पाएँ पूरा तो कोई बात नहीं। यदि अभी आप वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको चाहिए वीडियो पूरी कंप्लीट देखना है, और देखने के बाद इसको आप समझ भी सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हर दिन एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो, और जल्दी से जल्दी सारा चैप्टर जो है कि यहाँ पर समाप्त हो जाए। इसके कारण से मैं जो है कि अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और जल्दी से जल्दी जो चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। तो जितने भी लोग जो है जुड़ना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, वो सारे लोग जो आके जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। और जिसको देखने की इच्छा नहीं है तो आप जो है कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जो है जिसको देखने का मन नहीं है, जिसको देखने की इच्छा नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहे तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं देख सकते हैं। और देखने से फ़ायदा होगा, नहीं देखने से आपको जो है कि जहाँ आपको अच्छा लगता है, जहाँ आपको अच्छा पढ़ाई मिलता है, जहाँ पर आपको देखने का मन करता है, या जो आपको देखने का मन करता है, या टिकटॉक देखने का मन करता है, या MS टकाटक देखने का मन करता है, या यूट्यूब में ही दूसरा कोई वीडियो देखना मन करता है, तो आप वहाँ पर आप स्वतंत्र रूप है। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें समानता और स्वतंत्रता दोनों जो मौलिक अधिकार है। तो आपको जो है कि स्वतंत्रता मिलती है, आप जहाँ चाहें जो चाहें वो आप देख सकते हैं। मैं किसी प्रकार से किसी को भी जो है कि विवश नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये जो है देखना ही पड़ेगा। यदि आपकी इच्छा है तो ही आप देखिए, ना इच्छा हो तो कृपया करके ना देखें, है ना। तो मन में यदि इच्छा है, आपको लगता है कि हाँ ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, तो देखिए। और आपको लगता है कि मन में लगता है कि नहीं ये देखकर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप जो है इस वीडियो से दूर हो सकते हैं, आप इस वीडियो से लेफ्ट हो सकते हैं, आप ये वीडियो से साइड हट सकते हैं। तो मैं किसी प्रकार से आपको जो समस्या में नहीं लाना चाहता, मैं किसी प्रकार से आपको जो कोई प्रॉब्लम में नहीं लाना चाहता। तो ये सारा इस कारण से मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी ये चैप्टरों को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा समय ना लेना चाहता हूँ। इकोनॉमिक्स आपका जो है कल लास्ट चैप्टर 4 चैप्टर तक है, तो आपका जो है कि इकोनॉमिक्स कल या 2 दिन के अंदर आपका जो इकोनॉमिक्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में अब कुछ नहीं बचेगा, इकोनॉमिक्स में पूरी तरह से
और आपको जो है इकोनॉमिक्स को छोड़कर आप आगे चीज़ का तैयारी करना है। तो इकोनॉमिक्स जो है मतलब समझिए कि 1 से 2 दिन में आपका पूरा इकोनॉमिक्स जो है ख़त्म हो जाएगा। इकोनॉमिक्स जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो सिविक्स को ख़त्म करेंगे। सिविक्स जैसे ही ख़त्म हो जाता है, सिविक्स ख़त्म होने के बाद हम लोग हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। हिस्ट्री जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, भूगोल को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो है आपका जो एसएसटी में सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं जो है किसी प्रकार का अलग वीडियो जो है कि बनाने में समर्थ हो सकूं और मैं जो है कि दूसरा क्लास या दूसरे क्लास के लिए जो मैं वीडियो प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो आपको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूट्यूब में आने की आवश्यकता नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 1 सप्ताह से 1.5 सप्ताह में जो आपका सारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग जो है कि यूट्यूब से मुक्त हो जाएंगे। मतलब यहाँ से आपको जो है किसी प्रकार से फिर जो है देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब एक बार आप देख लिए और समझ लिए तो फिर दूसरा बार आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो ये भी आपके याद रखिए। मतलब आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि 15 दिन में जो आपका टोटली चैप्टर मतलब टोटल चैप्टर मतलब क्या है, इतिहास का टोटल ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपका जो है भूगोल का ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपका जो है भूगोल के साथ साथ आपका जो है अर्थशास्त्र, तो कल या परसों तक जो है ये अर्थशास्त्र पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। और अर्थशास्त्र कंप्लीट होने के बाद आपका जो भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, सिविक्स हो गया और सिविक्स भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें भी 3 चैप्टर जो है कंप्लीट पहले से हो ही गया है। और मैं एक दिन में 1 चैप्टर ही ख़त्म करना चाहूँगा। मतलब पूरा का पूरा जो है चैप्टर एक दिन में समाप्त करना चाहूँगा। हो सकता है कि थोड़ा वीडियो लंबा बने, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा का वीडियो बने। तो ये जो है कि आप लोग को ध्यान रखना है कि 3 घंटा का वीडियो आपको किस प्रकार देखना है, किस प्रकार नहीं देखना है, किस प्रकार से आप देख सकते हैं वो आप अपना टाइम निकालिएगा। हो सकता है तो आधा आधा देखिए या फिर आप जो है कि आज 1 आवर देख लें, कल 1 आवर देखिए, परसों 1 आवर देखिए। आप जो लाइव देखिए या लाइव ना देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, जो आपको देखने का मन करता है वो आप देखिए। तो ये आप पर डिपेंड करता है। और एक बात है कि आप लोग जो है कि इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो पूरी तरह से शुरुआत से और लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लास्ट तक नहीं देखने का मन करता है, मतलब आप लास्ट तक नहीं देख पाएंगे, तो आप इस वीडियो से अभी ही दूर हो जाइए। क्योंकि लास्ट तक आप ना देखेंगे और शुरू से लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये कुछ बातें थे जो आपको जो है हमें बताना बहुत ज़रूरी था और ये बात आपको हमने बता दिया। अब हम चैप्टर का जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है निधनता मतलब क्या, इसको यदि हम लोग का लिखा हुआ चैप्टर में जो लिखा हुआ अध्याय 3 है, इकोनॉमिक्स का है। और कौन सा क्लास का है, तो ये 9 क्लास का है। 9 क्लास का इकोनॉमिक्स और लेसन का नाम है निधनता एक चुनौती। क्या नाम है? निधनता एक चुनौती। तो ये चैप्टर का नाम आपका है क्लास 9 एनसीईआरटी झारखंड बोर्ड के लिए आप जब दे रहे हैं तो आपको जो है कि इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आप जो है कि झारखंड के कोई भी लड़का यदि आप पढ़ रहा होगा, एनसीईआरटी पढ़ रहा होगा, तो ये सारा एनसीईआरटी है। आपका बुक में ये चैप्टर दिया है तो ये एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी जो भी लड़का पढ़ रहा है तो उसके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस चैप्टर को समझना जो है बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है, जिसके कारण से मैं यहाँ पर ये चैप्टर को पढ़ाना अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये जो है कि स्टार्ट होता है निधनता एक चुनौती। निधनता मतलब क्या होता है? गरीबी। जी हाँ, गरीबी आप जो है भली भांति जो है गरीबी को देखे होंगे। क्योंकि जिस इलाके में आप रहते हैं तो उस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने पीने के लिए भी तरसता है। मतलब यहाँ तक देखिए तो गरीबी यदि देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, दिन भर कूड़ा कक्कड़ जो है बेच कर लाते हैं, प्लास्टिक लाते हैं। प्लास्टिक बेचने के बाद उसको क्या करते हैं, उस प्लास्टिक को बेच कर लेकर आते हैं और लेकर फिर जो है एक जगह बेचते हैं। उसके बाद जो है खाना के मतलब कि उससे पैसा इनकम होता है। जो इनकम उसको होता है उस इनकम से जो चावल लाते हैं, आटा लाते हैं या बहुत सारी चीज़ को लाते हैं। तो ये भी एक प्रकार की जो है गरीबी है। नहीं तो इतना छोटा काम करना जो है कोई नहीं चाहता है। कोई भी एक पढ़ा लिखा लड़का को बोल दीजिए कि आप जाइए और प्लास्टिक बेच कर प्लास्टिक को जो है कि जगह जगह से इकट्ठा कर आप जो उस प्लास्टिक को बेचिए, तो वो कह देगा कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए जो कर रहा मतलब कितना गरीब है तभी इस काम को कर रहा है। इसी प्रकार देखिए तो राजमिस्त्री होता है, वो जो घर बनाने के लिए जाता है तो फिर वो जो है घर बनाता है, दिन भर जो है धूप में रहता है। धूप में रहने के बाद बहुत कड़ी धूप के साथ मेहनत करने के बाद जो है कि दिन भर मेहनत करने के बाद एक दिन का वो 500 रुपया लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन वो 500 रुपया लेगा, क्योंकि हर दिन उसको काम मिलेगा तब ना उसको 500 रुपया मिलेगा।
ऐसा है, इस बात को हम मानते हैं कि जो है कि ये बात को हम मानते हैं कि एक आदमी गया है तो उसको जो है कि एक मिस्त्री जो है, राजमिस्त्री होता है, वो 500 रुपया लेता है, एक दिन का लेता है। तो एक दिन का लेता है तो क्या हुआ, वो फर्स्ट दिन गया तो उसको एक दिन का जो है 500 रुपया दे दिया गया। लेकिन यदि वह जो है दूसरे दिन उसे काम ना मिले, प्राइवेट काम है, प्राइवेट काम आज मिला कल नहीं मिला, है ना, कुछ भी हो सकता है। प्राइवेट काम में क्या होता है कि आज मिलता है तो कल नहीं मिलता है। तो प्राइवेट काम में क्या है कि आज मिला तो कल नहीं मिला। तो यहाँ पर जो है कि उसको भी एक निधनता में ही आता है, मतलब एक हर दिन यदि मिले तो बहुत पैसा हो जाएगा उसके पास, लेकिन जो है हर दिन उसको जो है काम वर्क जो है नहीं मिलता। इसी प्रकार देखिए, जो लेबर का काम करने के लिए जाता है, दिन भर काम करता है, और सरकार का जो है 2016 का नीति है, 2016 का नीति है, उसमें कहा गया है किसी भी लेबर को जो है, किसी भी लेबर को यदि कोई भी व्यक्ति यदि खट रहा है, कोई भी व्यक्ति यदि काम कर रहा है, तो उसको जो है एक दिन का जो हाजिरी, एक दिन का जो उसका तनख्वाह, एक दिन का यदि उसको पैसा दिया जाए तो 300 रुपया उसे जो है न्यूनतम जो है 300 रुपया दिया जाए। अधिकतम उसे कितना भी दे दिया जाए तो चलेगा, लेकिन न्यूनतम जो है कि 300 रुपया उसको देना है। और यदि 300 रुपया कोई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये गैर कानूनी है। ये क्या है, गैर कानूनी है, मतलब गैर कानूनी कर रहा है। जो व्यक्ति नहीं दे रहा है वो क्या कर रहा है, गैर कानूनी मतलब क्या है, गैर कानूनी है। वो जो है कि कानून के समझ जा सकता है, लेकिन कानून के समझ जाए तो कैसे जाए, वहाँ भी तो बहुत सारे खर्चा है। आपको जो है हाई कोर्ट जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, या फिर आपको जो है कि जिला कोर्ट जाइएगा, जहाँ जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइएगा, कहीं भी चल जाओ, लेकिन क्या है कि बिना पैसा का आप नहीं जा सकते हैं। ये बोलिएगा कि कोर्ट तो पैसा नहीं लेता है, ये आप बोल सकते हैं कि कोर्ट जो है कि पैसा तो नहीं लेता है, तो फिर आप कैसे कह देते हैं कि पैसा के बिना जो है कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप तो कोर्ट जाएंगे तो कोई ना कोई साधन में जाइएगा कि नहीं जाइएगा। आप हो सकता है गाड़ी में जाइएगा, तो गाड़ी में जाइएगा तो आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, तो पेट्रोल भरवाना है तो पेट्रोल जो है आप कीमत तो देख रहे हैं कितना कीमत उछल रहा है, तो उस कीमत को भी देखिए, तो उसमें खर्चा आ गया। उसके बाद जो व्यक्ति गया है वो, उसको वकील चाहिए, वकील जो है कि उस केस को लड़ेगा, तो वकील को पैसा देना है। और मतलब खाना पीना सब ले लाकर यदि देखा जाए तो उसको लगता है कि जो है 2-4 रुपया जो है कि हमको भले नहीं दिया, मतलब 300 रुपया हम जो है कि काम हुआ, और यदि एक व्यक्ति एक दिन काम करता है और उसे 300 रुपया नहीं देता और वो सरकार या मतलब कोर्ट के पास जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाता है, तो उसको जो मान लीजिए 200 रुपया दिया था, 300 रुपया की जगह 200 रुपया दिया था, वो सारा पैसा ख़त्म करके उसको घर से लगाना पड़ेगा। और उसको केस जितने में जो है कि लगेगा कि हम बेकार का जो केस किए। इसी कारण से लोग जो है कि 300 रुपया से भी कम देता है तो कोई जो कोर्ट नहीं जाना चाहता है, क्योंकि इससे ज़्यादा खर्चा तो उसको जो है केस करने में और केस लड़ने में खर्चा है। केस करना तो आसान है, लेकिन केस लड़ना जो है बहुत मुश्किल है। तो इसके कारण से लेबर लोग जो है कि काम मतलब कि वो जो है कि उसका केस नहीं करेगा, अगर गैर कानूनी काम जो है होते जा रहा है। तो सरकार भी इस बात को, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जानता है, सरकार भी इस बात को जानता है, लेकिन क्या है कि लोग जो है कि अपने आप को अच्छा साबित करना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग का पहला जो है टॉपिक है अवलोकन है। अवलोकन को देखते हैं। इस अध्याय में निधनता के विषय में चर्चा की गई, मतलब गरीबी के बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ पर जो है गरीबी के बारे में चर्चा किया गया है। जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है, मतलब स्वतंत्र भारत कब हुआ, भारत कब आज़ाद हुआ, तो भारत जब 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 में जो भारत आज़ाद होता है, और उसके लिए सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक कठिनाई कौन सी है, गरीबी है। निधनता का मतलब यहाँ पर गरीबी ले लेते हैं। गरीबी से आपको जो है ज़्यादा समझ में आएगा। तो जहाँ पर हम गरीबी बोलें, इसका मतलब आप समझिएगा कि हम जो है बोल रहे हैं किसके बारे में, निर्धनता के बारे में बोल रहे हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं हम, यदि हम कहीं गरीबी शब्द का यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, निधनता का हो रहा है। तो यहाँ पर आप निधनता और गरीबी आप जो है एक ही बात को समझिएगा, मतलब अलग अलग ना समझें, है ना। तो क्या है कि भारत जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तब से जो है कि भारत देश में एक बहुत बड़ी समस्या रही, तो बेरोजगारी की रही और गरीबी की रही, मतलब निधनता की रही। लोग जो है कि पैसों के लिए, या बोले वो काम करके और काम करने के बाद भी इतनी कम कीमत कि अपना घर चला सके। कल हम लोग जैसे कि पढ़े थे, शकल के कहानी के बारे में पढ़े थे, बिलास की कहानी पढ़े थे। तो बिलास का जो कहानी हम लोग पढ़े थे द्वितीय चैप्टर में, इकोनॉमिक्स का इसी किताब का दूसरा चैप्टर है, उसमें आप जो है कि बिलास का कहानी यदि पढ़े होंगे तो आप जो है कि देखे होंगे किस प्रकार से बिलास जो मजबूर था मछली बेचने के लिए। तो ये जो है कि गरीबी का ही काम है। तो इस प्रकार क्या बिलास एक अकेला व्यक्ति था जो इतना मजबूर था। एक अकेला व्यक्ति होता तो उसके समाज के लोग, उसके अड़ोसी पड़ोसी लोग जो उसे जो है मदद कर आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या है कि ये हर एक समाज में जो है 99% जो है कि आदमी जो है
गरीबी में ही है। मतलब वो जो है किसी न किसी प्रकार की समस्या में, गरीबी निर्धनता के में फंसा हुआ। हर व्यक्ति जो है रोज़गार के लिए जो है खोज रहा है रोज़गार, लेकिन रोज़गार जो उसको मिल नहीं पा रहा है। और रोज़गार मिल जाता है तो वहाँ पर जो है कि सही कीमत नहीं मिल पाता है। जहाँ 300 रुपया है वहाँ 100 रुपया दिया जाता है, तो 100 रुपया दिया जाता है या 200 रुपया दिया जाता है या 250 रुपया दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो है काम करवा के जो है कि इस प्रकार से पैसा दिया जाता है, और बेचारा जो है कि भूखे मरने से अच्छा है कि 100 रुपया में काम करके अपना जो है जैसे तैसे जो अपना जीवन जी रहा है। उदाहरण द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्ति को निर्धनता रेखा का अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई। मतलब सरकार जो है निर्धन लोगों के लिए क्या उपाय किया गया उसका भी चर्चा इस अध्याय में किया गया है ना। तो सोच के 1947 से जो सरकार कितना मेहनत कर रही है निर्धनता को हटाने के लिए, लेकिन जो है गरीबी है, जब बेचारी जो है गरीबी जाना नहीं चाहती है। सरकार बहुत हेल्प कर रही है कि नहीं, लेकिन सरकार हेल्प करने के बाद भी गरीबी जा नहीं रही। इसका मतलब क्या है कि गरीबी वाकई में सरकार जो है दूर करना चाह रही है या फिर जो है गरीबी को जो है रखना चाह रही है, ये इसमें आप जो है अच्छी चर्चा कर सकते हैं। निर्धनता एक आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विकसित करके अध्याय का समापन किया गया। यहाँ पर जो है कि आपको निर्धनता के बारे में बहुत अच्छी खासा जो है कि जानकारी मिलेगा। तो परिचय में देखते हैं, परिचय में क्या है। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं। मतलब आप जो घर से बाहर निकलेंगे या आप घर में ही बैठे रहते हैं तो बहुत सारे लोग आपके घर से मिलने आते हैं, है कि नहीं। तो आप घर से बाहर यदि निकलेंगे तो बहुत सारे लोग आपको जो मिलते हैं, जैसे कोई टीचर मिल गया, कोई जो है दुकानदार मिल गया, कोई जो मछली बेचने वाला मिल गया, या कोई सब्जी बेचने वाला मिल गया, या तो कोई इंजीनियर मिल गया, या तो कोई डॉक्टर मिल गया। हर दिन जो है अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ हम लोग का मिलते हैं। भले वो आपसे बात करे या ना करे, भले वह व्यक्ति आपसे बात करे या ना करे, लेकिन आप तो उस व्यक्ति को देखते हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर यदि जा रहा है तो आप डॉक्टर को देख रहे हैं। पुलिस यदि पुलिस जा रहा है तो आप तो पुलिस को देख रहे हैं। आप पुलिस आपसे बात नहीं करें, भले आपसे पुलिस जो है बात ना करें, लेकिन आप तो पुलिस को देखें कि नहीं देखें। तो हर दिन हम जो है अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह में, अलग जगह घर से ही बाहर निकलते हैं तो कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, है कि नहीं। तो यहीं पर यही चीज़ लिखा गया, संपर्क में आते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिसको हम लोग देखने के बाद लगता है कि इसके पास पैसा कौड़ी जो है इसके पास नहीं है, पैसा रुपया इसके पास नहीं है, और ये जो है बहुत ज़्यादा निर्धन है। मतलब इसके पास ये बहुत ज़्यादा ही गरीब है, ऐसा हम लोग को लगता है। आप यदि पुलिस को देखिएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप जो है कि गरीब आदमी को देखें। डॉक्टर को देखते हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये जो है कि मतलब गरीब है। लेकिन आप कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी देखते हैं जो आपको देखने के बाद लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति जो है वास्तव में बहुत गरीब है और इसके पास पैसा के नाम में जो है कुछ भी नहीं, खाने पीने के नाम पर भी इसके पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर समाज में दो वर्ग है, एक अमीर वर्ग है और एक गरीब वर्ग है। और एक वर्ग यदि हम लोग बनाना चाहें तो अत्यधिक गरीब वर्ग है। मतलब एक पहला वर्ग जो है कि अमीर है, दूसरा वर्ग जो है कि गरीब है, और तीसरा वर्ग जो है पूरा ही गरीब है। तो ऐसा भी है। तो आपको जो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो आपको गरीब नज़र आते होंगे। गरीब नज़र क्या आते होंगे, वास्तव में वो जो है गरीब ही होंगे। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। भूमिहीन मतलब क्या, उसके पास जो है भूमि नहीं है, उसके पास जो किसी प्रकार का भूमि नहीं है जो उसमें जो है अनाज उत्पादन कर सके या फसल लगा सके या धान लगा सके या गेहूं लगा सके या जो है कि किसी प्रकार का पेड़ पौधा लगा सके। मतलब उसके पास अपना खेत नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, भूमिहीन कहेंगे। भूमिहीन श्रमिक मतलब क्या, भूमिहीन श्रमिक मतलब कहीं जाकर जब उसके पास खेत नहीं है, कुछ फसल उत्पादन करने के लिए उसके पास खेत नहीं है, तो क्या करेगा, दूसरे खेतों में जाकर काम करेगा। दूसरे लोगों या दूसरे स्थान पर वो काम करेगा, और दूसरे स्थान पर जब वो काम करता है तो उसे कहा जाता है श्रमिक। उसे क्या कहा जाता है उस टाइम, उसे जो है कि कहा जाता है श्रमिक। उसे क्या कहा जाता है, श्रमिक कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा कि किसे श्रमिक कहा जाता है। तो ये है सारे लोग कहा जाता है भूमिहीन श्रमिक। अब आगे देखते हैं। और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले। यहाँ पर तो आपको तो उतना, जिस स्थान पर आप लोग रहते हैं शायद उतनी झुग्गियाँ नहीं दिखाई पड़ती होगी, लेकिन आप जो है कि दूर यात्रा करने
चल जाएंगे तो झुग्गी, झुग्गी मतलब क्या, जहाँ पर झोपड़ी बना कर रह रहे हैं, मतलब क्या सरकारी ज़मीन पर वो जो है झोपड़ी की तरह बना कर रह रहे हैं। एक दिन एक अचानक सरकार आती है और उसे जो है बाहर निकाल देती है। वो जो किसी भी सरकार जो है निकाल सकती है, वो चाहे देश की सरकार हो या तो राज्य की सरकार हो, वो कभी कभी अतिक्रमण को हटाता है। तो अतिक्रमण किसको हटाता है, जो सरकार के ज़मीन में अवैध रूप से रह रहे हैं उसे जो है कि हटाने का काम करता है। जैसे हम लोग कहते हैं अतिक्रमण को जो है हटा रहा है। अतिक्रमण कहाँ किया, तो सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण करेगा, जो भी व्यक्ति करेगा तो कहाँ करेगा, अतिक्रमण सरकारी ज़मीन में करेगा। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी। यहाँ पर देखिए निर्माण स्थल क्या है, यहाँ पर जो है कि फैक्ट्री में जो बेचारा काम कर रहा है, तो मतलब क्या, किसी का घर बन रहा है, तो घर बनने के समय क्या है कि उसे श्रमिक चाहिए, मतलब कोई लोग चाहिए जो उसके घर में जो है कि सीमेंट वेंट का काम करें, या फिर जो है ईंट है उसे उठाकर मिस्त्री को दे। तो इस प्रकार के काम है, तो श्रमिक होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर जो है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निर्माण स्थल, मतलब जहाँ घर बन रहा हो, रोड बन रहा हो, या फिर किसी प्रकार का कोई निर्माण हो रहा हो, तो वहाँ पर जाकर जो है कि लोग काम करते हैं। कौन लोग काम करते हैं, जिसके पास पैसे नहीं, जिसके पास पैसे वो क्या क्यों काम करेगा, जो उसको तो बड़ा बड़ा अच्छा काम मिलेगा। और जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास आज यदि कमाएगा तो कल खाना है, तो उसे तो काम करना ही पड़ेगा। तो वो जो है कि कहाँ काम करता है, निर्माण स्थल पर जाकर काम करता है। और दैनिक वेतन भोगी, दैनिक मतलब रोज, दैनिक मतलब क्या हो जाता है, रोज काम करता है। और यदि रोज काम नहीं करे तो ऐसा भी होगा कि उसके पास जो है कि खाने के लिए जो है कि आटा ना होगा, खाने के लिए उसके पास चावल ना होगा, फिर उसके पास सब्जी ना होगा, क्योंकि उसके पास तो अपना खेत है नहीं, खेत नहीं तो उत्पादन होगा नहीं। इसलिए उसको जो है कहाँ पर काम तो करना ही पड़ेगा, और जब वो काम करेगा तभी वो खाना खा सकता है, खरीद के ला सकता है कि नहीं। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना, तो आ रहा है तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यस करके, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप नो भी लिख सकते हैं। हमें जो है जानकारी मिल जाए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे हमें समाज में आ जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वेतन भोगी श्रमिक बता दिए। यहाँ पर जो है आगे और बढ़ाते हैं, और ढाबों, ढाबों मतलब क्या, जहाँ पर खाना बिकता है। खाना कहाँ बिकता है, आप इस ढाबा मतलब समझिए होटल। होटल में क्या है, वहाँ पर चावल मांगिए चावल मिल जाएगा, मछली मांगिए मछली मिल जाएगा, मटन मांगिए मटन मिल जाएगा, चावल मांगिए चावल मिल जाएगा, रोटी मांगिए रोटी मिल जाएगा, आप सिंघाड़ा मांगिए सिंघाड़ा मिल जाएगा, पकौड़ी मांगिए पकौड़ी मिल जाएगा। ये सारे कहाँ मिलते हैं, होटल में मिलते हैं। तो ढाबा का दूसरा रूप आप कर सकते हैं होटल। तो होटल में काम करने वाले, होटल में कौन काम करते हैं, तो ये सारे लोग काम करते हैं। लेकिन ये सारे लोग काम करते हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, काम करते हैं। लेकिन जो है कभी भी वो जो है होटल का यदि वहाँ पर रसमलाई बना हो या फिर रसगुल्ला बना हो, जो पश्चिम बंगाल का जो है कि जी टेक मिला हुआ है, तो वो बना हुआ हो, तो उसमें क्या है कि उसको जो है ना बनाता तो श्रमिक है, लेकिन खाने का जब समय आए तो अपना मालिक से पूछता है, मालिक एक खा ले। तो मालिक कहता है नहीं, इसमें जो 15 रुपया आएगा या 20 रुपया आएगा या 30 रुपया आएगा। या फिर जो है कि बहुत सारे जो है गुलाब जामुन हो या बहुत सारे खाने के योग्य चीज़ होते हैं, जो बनाता तो एक श्रमिक ही है, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो वो खा नहीं पाता है। उसको जो मजदूरी, उसको बनाने का मजदूरी मिलता है, तो उसके जो मालिक है, वो मालिक जो होटल का मालिक है या ढाबा का मालिक है, वो बोलता है कि नहीं, तुम इसको जो दिखाएगा तो तुम हमारा पेमेंट से कुछ पैसे कटेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होटल के मालिक होते हैं, कुछ ढाबा के मालिक होते हैं, जो कहता है कि नहीं, खा लो, यदि तुमको खाने का इच्छा है तो एक यदि खा लिया तो क्या दिक्कत है, एक खा लो, दो खा लो, है ना। तो ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ अफवाद है, कुछ अच्छे है, कुछ गलत है, तो इसको आप लोग भली भांति समझते हैं। तो यहाँ पर बात करने की कोई जगह ही नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बाल श्रमिक। बाल श्रमिक क्या है, जो बच्चा कौन सा बच्चा, जो 15 साल से नीचे वाले जो भी बच्चे हैं और होटल में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं, तो उसे बाल श्रमिक कहा जाता है। हमारी भारत सरकार जो है कि ये बात बोलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन बच्चा कि क्या भी होता है। तो बाल श्रमिक मतलब क्या, कि जो बाल अवस्था में हो, मतलब 15 साल से नीचे वाले हो, वो कहीं काम कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, बाल श्रमिक कहेंगे। वे चिथड़ों के बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं, भिखारी भी हो सकता है। हम मतलब कि बहुत सारे आप ज़्यादा एक मंदिर कहीं पर जाते होंगे तो आपको जो है स्टेशन में या फिर रेलवे स्टेशन में आप कहीं जाते होंगे तो हर जगह या कहीं कहीं आपको जो है छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते दिखते होंगे, या छोटे बच्चे क्या बड़े बड़े भी लोग जो है कि भीख मांगते हुए देखते होंगे, है ना। और आगे देखते हैं कि हम लोग देश का दुर्भाग्य है कि हमारा देश का भविष्य जो है वर्तमान में भीख मांग रहा है। मतलब आज का जो बच्चा है, जो कल जाकर देश का भविष्य होगा, वो जो वर्तमान में जो है भीख मांग रहा है। और
क्या बोल सकते हैं, वे चिथड़ों के में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं, मतलब हमारे चारों ओर जो है निर्धनता, मतलब हर एक ओर यदि देखें तो गरीबी ना गरीबी, कहीं ना कहीं गरीबी जो हम लोग को दिख ही जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा गरीबी है जो कि गरीबी हम लोग को दिखता ही दिखता है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। यदि हमारा जो जनसंख्या का देखा जाए तो 2011 के अनुसार में 121 करोड़ है, और उसमें से यदि देखा जाए तो हर एक चौथा, यदि गिनती करना शुरू करें 1 2 3 4, तो चौथा आदमी जो है कि गरीब है। फिर आप गिनती करें 5 6 7 8, तो 8वां व्यक्ति जो है गरीब है। 9 10 11 12, तो 12वां व्यक्ति जो है वो गरीब है। फिर आप इसे 4 का जो टेबल की तरह पढ़ते जाइए, हर 4 में जो है कि से मतलब 4 वाला गरीब है, 8 वाला गरीब है, 12 वाला गरीब है, 16 वाला गरीब है, 20 वाला गरीब है। मतलब इस तरह यदि आप निकालिए तो आपको जो है कि 2011 का जो जनगणना हुआ उसमें से 121 करोड़ लोग हैं। उसमें सोचिए 121 करोड़ लोग में आप यदि गिनती करना शुरू करें 121 करोड़ लोग में, तो कितना करोड़ लोग जो है कि भारत में गरीब है। ये समस्या देखिए कितना समस्या बढ़ा हुआ है ना, समझ में आ गया। एक बार फिर आपको बता देते हैं 4 मतलब क्या यहाँ पर बोला गया। भारत में जो है हर व्यक्ति मतलब क्या कहा गया है, वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति मतलब क्या, आप गिनती करिए 1 2 3 4, चौथा व्यक्ति जो है गरीब हो गया। 5 6 7 8, 8वां व्यक्ति क्या हो गया, गरीब हो गया। 9 10 11 12, तो 12वां व्यक्ति क्या हो गया, गरीब हो गया। इसी प्रकार जो है 13 14 15, 15वां 16वां व्यक्ति जो है क्या हो गया, गरीब हो गया। 17 18 19 20, तो 20वां व्यक्ति क्या हो गया, गरीब हो गया। इसी प्रकार सब करते जाइए और 121 करोड़ तक पहुंचाएंगे, और आप निकालिए कि कितना गरीब है। तो ये आप जो है निकालने के लिए बैठेंगे तो आपको बहुत सारा समय लग जाएगा। तो इसलिए सरकारी आंकड़ा को जो है कि देख लें, या फिर आप खुद यदि सोचें तो सोचिए कितना भारत में जो है गरीबी है। हर चौथा व्यक्ति जो है भारत में गरीब है। कितना दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत का हर चौथा व्यक्ति जो है गरीब है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12, मतलब यहाँ भी जो है कि 11 का ही जनगणना को लिया गया है। 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन, मतलब क्या मिलियन, 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। मतलब जीते हैं मतलब क्या, यहाँ पर जीते मतलब विनर नहीं हुए है ना। जितना मतलब एक होता है विनर भी होता है, लेकिन यहाँ जीते हैं मतलब क्या है कि मतलब 27 करोड़ लोग जो है गरीब है। भारत में 27 करोड़ लोग जो है गरीब है। 27 करोड़ लोग क्या है, गरीब है। भारत में 2011 के अनुसार देखा जाए तो कितने लोग जो है गरीब है, तो 2011 और 12 का आंकड़ा यदि देखा जाए तो 27 करोड़ लोग जो है कि भारत में गरीब लोग हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है गरीबी है। संकेंद्रण मतलब क्या है, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है गरीबी में रहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले। शहरी निर्धनता, अब देखिए शहरी निर्धनता है और एक निर्धनता, तो यहाँ पर निर्धनता कुछ है नहीं, तो आगे हम लोग देखेंगे शहरी निर्धनता क्या है और क्या क्या है, तो वो सब जो आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो शहरी निर्धनता के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या है शहरी निर्धनता ये देखते हैं। 33 वर्षीय राम शरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। मतलब रांची झारखंड एक जगह, हम लोग का जो राज्य है वो झारखंड है, और उसका कैपिटल कहाँ है तो रांची है। और इसका मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन है। इसमें राज्यसभा सीट है, कितने हैं झारखंड में राज्यसभा सीट कितने हैं, तो कितने हैं 12 है। और यदि आपको बोला जाए लोकसभा सीट कितने हैं, तो इसमें कितने हैं 14 है। और कहा जाए विधानसभा सीट कितने हैं, तो 81 है। यहाँ पर कुछ सवाल आपको करा दिया गया। तो वो जो है राम शरण जो है झारखंड रांची में जो है एक दुकान है, जिस गेहूं का दुकान है, वहाँ पर जो है आटे का मिल है। मतलब गेहूं को पीस कर आटा बनाया जाता है। तो वहाँ पर वो बेचारा जो है राम शरण जो है काम करता है। कहाँ पर करता है, रांची में करता है। जब कभी उसे रोज़गार मिलता है, मतलब रोज़गार मिलता है, तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। मतलब उसको जब काम मिलता है लगातार, तो एक महीना में जो है 1500 रुपया कमा लेता है। यदि लगातार काम मिले तो कितना कमा लेता है, 1500 रुपया कमा लेता है। और यदि नहीं मिले तो 1 रुपया भी नहीं कमाएगा। ये अच्छा सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। और उसके परिवार में जो है 6 लोग रहते हैं। मतलब 6 लोग रहते हैं, तो 6 लोग मतलब समझते हैं 1500 रुपया महीना मिल रहा है और 6 लोग हैं, उसमें से उसका बच्चा है तो स्कूल जाएगा, उसकी
उसका जो है पत्नी है तो वो जो है कि उसका साड़ी चाहिए, और उसका पति है तो वो जो है राम शरण खुद है तो उसका अपना कपड़ा चाहिए, बेटा है तो बेटा का कपड़ा चाहिए, बेटी है तो बेटी का कपड़ा चाहिए, और जो माता पिता यदि है तो माता पिता के लिए अलग से कपड़ा चाहिए। और कपड़ा के साथ साथ कपड़ा तो मान लीजिए साल में एक बार लिया जाए, लेकिन क्या है, खाना तो रोज़ रोज़ चाहिए। और 1500 रुपया में आप देखिएगा तो आटा का जो एक 50 किलो लाया जाए तो उसमें जो है आपका जो है कि आपका लगभग जो है 500 रुपया से 450 रुपया तक अभी जो है लगभग लग जाता है, 400 से 500 रुपया तक लग जाता है। चावल चाहिए, चावल के साथ साथ उसे जो है कि नमक चाहिए, नमक के साथ जो है मिर्चा चाहिए, क्योंकि उसके पास तो अपना खेत है नहीं, अपना खेत नहीं है तो उसके पास जो है घर में उत्पादन भी चाहिए, है कि नहीं। यदि उसको सब्ज़ी खाने का मन कर रहा है तो सब्ज़ी चाहिए, सब्ज़ी यदि नहीं मिलेगा तो कैसे खाएगा बेचारा। तो उसे यदि सब्ज़ी यदि चाहिए तो क्या सब्ज़ी भी खरीद कर लाना पड़ेगा, मतलब हर एक चीज़ उसको खरीद कर लाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो भूमि है नहीं। अब जब भूमि नहीं है तो उसके पास उत्पादन तो होगा नहीं, जब उत्पादन होगा नहीं तो उसे उत्पादन के लिए जो है क्या है, उत्पादन तो वो बेचारा कर नहीं रहा, तो उसके खाने पीने के लिए उसके पास कुछ है नहीं। तो जो खाने पीने के लिए कुछ है नहीं तो उसको जो है क्या है, उसको तो सारा चीज़ में तो बाहरी निर्भरता रहना पड़ेगा। हर मतलब कोई दूसरा जगह से लाएगा तभी होगा, जो पैसा कमाएगा उसको उससे खरीद के लाएगा, जो खरीद के लाएगा उससे ही खिलाएगा, और यदि नहीं खरीद कमाएगा तो फिर जो है कि क्या हाल होगा वो आप कल्पना कर सकते हैं। अब देखिए 1500 रुपया जो है रोज़ यदि उसे काम मिले तो कितना रुपया कमाता है, 1500 रुपया कमाता है। यह 6 सदस्यों का परिवार है, मतलब इसके परिवार में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, जिसमें से उसकी पत्नी और मतलब उसका एक पत्नी है और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे हैं, मतलब 6 से 12 वर्ष के मतलब 4 बच्चे हैं। मतलब उसका माता पिता तो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा, लेकिन उसके जो है पुत्र और पुत्रियाँ हैं, मतलब 4 बच्चे हैं। और कितना कितना साल हो रहा है, तो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच के जो है 4 बच्चे उसके हैं। तो उसको जो है खाना पीना पढ़ाई लिखाई जो है यदि देखा जाए तो एक महीना का यदि देखा जाए एक बच्चा का तो कम से कम 200 रुपया यदि रख दिया जाए तो 4 बच्चा का जो है कि कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। मतलब इसका जो 1500 रुपया में 800 जो है कि फ़ी में चल जाएगा। यदि कि बढ़िया स्कूल में यदि अपना बेटा बेटी को पढ़ाना चाहें तो इसका कितना पैसा चल जाएगा स्कूल में, इसका स्कूल में चल जाएगा कितना चल जाएगा, 800 रुपया चल जाएगा। इसके साथ साथ 800 रुपया तो चल जाएगा, ये तो अलग बात है। और इसका किताब कॉपी यदि लेना चाहे तो 3000 रुपया, तो एक क्लास का किताब को जो है 3000 रुपया लगता है। तो 3000 इंटू यदि 4 कर दें तो 12000 रुपया जो है कि किसका चाहिए, इसका पुत्रों और पुत्रियों के लिए किताब यदि खरीदा जाए तो 12000 रुपया चाहिए, जो इसके पास उपलब्ध जो है कि कितने 500 रुपया है। और एक महीना में जिसको कि 12000 रुपये किताब कॉपी के लिए चाहिए, इसके साथ साथ बेल्ट चाहिए, उसके साथ साथ स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए, इसके साथ साथ उसको जो है कि क्या चाहिए, जूता चाहिए, उसके साथ साथ तो उसके कॉपियाँ चाहिए। तो सोचिए किताब का ही यदि 3000 रुपया है और 4 बच्चे का 12000 रुपया लग जाए तो कहाँ से ये जो है अपना बच्चा को पढ़ा पाएगा, और कहाँ से अपना बच्चा को इंजीनियर डॉक्टर या फिर जो है कि कुछ बना पाएगा। आपको यहाँ पर लग रहा है कि ये पढ़ा पाएगा और जो है ये कुछ बना पाएगा। तो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम किस प्रकार से, इस प्रॉब्लम को हम लोग के द्वारा नहीं देखा जाता है। हम लोग जो है अपना माँ बाप का जो है प्रॉब्लम जो है नहीं देख पाते हैं, और हम लोग कहते हैं कि मेरा पिताजी जो है या माताजी जो है कि हमें जो है क्या नहीं देता है, प्रेम नहीं कर पाता है, या फिर हम लोग को जो है मानता नहीं है, या फिर जो है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है हम लोग का जो है कि ये नहीं दिला दिया, खिलौना ना दिला दिया, और उसको पता है कि 1500 रुपया में खिलौना भी दिलाना है, खाना भी खाना है, स्कूल में पढ़ाना है, ड्रेस भी लेना है, और जो है सब कुछ करना है, तो वो कहाँ से कर पाएगा। तो ये जो है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर आपको दिखा। आगे और बढ़ते हैं, इसकी कहानी जो है और है सेकंड पेज में जो है इसकी कहानी और जाएगा। ये जो शहरी निर्धनता है उसके बाद आप लोग को ग्रामीण निर्धनता भी दिया गया है। तो यह जो है शहरी को आगे बढ़ते हैं। गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। मतलब 6 सदस्य है तो 6 सदस्य में से उसकी पत्नी थी, वो खुद था और 4 बच्चे थे, तो 6 हो गए। और उसके जो है कि 2 एक माता और एक पिता है, तो मतलब टोटल यदि देखा जाए तो 8 हो गए। और अपने माता पिताओं के लिए जो है कि उसको पैसा भी भेजना है, तो रांची में काम करता है, 1500 रुपया मिलता है। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, अच्छा पढ़ाई भी देना है, और खाना पीना भी पौष्टिक आहार दिलाना है, या भी हर प्रकार के चीज़ को जो है देना भी है। और साथ में अपने माँ बाप को जो है जो बेचारे अब जो है बूढ़े हो चुके हैं, जो खाने पीने के लिए खुद जो है कमा के पैसा ना ला पाएँ, और जो है लोग जो है वो अब जो अपने बेटे के सहारे
चेहरे पर है उसे जो अपने बेटे पर उम्मीद है, वो जो है मतलब कि उसका बेटा भी जो अपने माता पिता को भी कुछ पैसा जो है भेजता है। तो माता पिता को भेजना है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल कितने सदस्य हो गए, तो 8 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए, 8 सदस्य हो गए। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह, मतलब क्या है, भूमिहीन हम पहले ही बता चुके थे, इसके पास किसी प्रकार का कोई भूमि है ही नहीं। तो भूमिहीन मतलब क्या है, किसी प्रकार का ना उसके पिता के पास भूमि था और ना जो है राम शरण के पास किसी प्रकार का भूमि था। ना तो राम शरण के पास भूमि है और ना ही उसके पिता के पास जो है कि भूमि था। मतलब वो भी जो है श्रमिक थे, वो भी जो है कहीं पर कमाते थे, रोज़ कमाते थे तो रोज़ खाते थे, और नहीं कमाते थे तो फिर जो है उसको प्रॉब्लम होती थी। तो ये जो है कि उसके पिता के साथ भी था, राम शरण के पिता के भी साथ था। तो राम शरण के पिता जो है वो भी जो है कि भूमिहीन थे। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए राम शरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। मतलब एक और उसका भाई है, जो राम शरण का एक भाई है जो कहाँ रहता है, हजारीबाग में रहता है। हजारीबाग कहाँ है, तो झारखंड के ही अंदर में हजारीबाग में है, और एक रांची में है और एक हजारीबाग में है। तो दोनों मिलकर जो है कि अपने माता पिता, जो बूढ़े माता पिता हैं, उसकी जो है कुछ पैसे भेजकर इसे जो है कि आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके जीवन निर्वाह के लिए कुछ पैसे भेज दिया करते हैं। राम शरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। मतलब क्या है कि राम शरण जो है शहर के बाहरी क्षेत्र में एक बस्ती है, और बस्ती में जो एक कमरा है और बहुत भीड़ भाड़ एरिया है, वहाँ पर जो है कि वह रहता है। या ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। मतलब क्या है, वो भी एक जो है कि बस घर है, मतलब घर में कुछ नहीं लेकिन घर है, और वो भी ईंट मीट से जो है कि गा गया, ऊपर से खपरेल कर दिया गया है, उसमें पानी वानी भी गिरने का जो है कि यार वो जो काम चलाओ जो है किसी प्रकार से काम चलाने वाला जो है कि काम चलाओ मतलब क्या होता है, काम चलाओ मतलब सिर्फ काम चलाने के लिए कि हाँ चलो घर में रह रहे हैं। तो किसी प्रकार से जो है झोपड़ी में जो है रहता है, वो घर कम झोपड़ी ज़्यादा है। उसकी पत्नी संता, उसकी राम शरण का जो पत्नी उसका नाम है संता देवी। संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है, और उसकी जो पत्नी है वो दूसरे घरों में जा जाकर क्या काम करती है, नौकरानी का काम करती है, तथा 800 रुपये और कमा लेती हैं। तो 1500 रुपया जो है राम शरण कमा रहा है, और उसकी पत्नी कितना कमा रही है, 800 रुपया कमा रही है। तो आप लोग जोड़ के बताइए कितना हो गया। तो 800 रुपया कमा रही है उसकी पत्नी, 1500 रुपया कमा रहे हैं, तो 500 रुपया जोड़ दिए तो हो गया आपका 2000, और 300 रुपया और जोड़ दिए तो कितना हो गया 2300, 2300 रुपया। 1000 यहाँ पर बोल रहे हैं, 1000 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2300 रुपया जो है कि उसके पत्नी और पति दोनों मिलकर, संता देवी और राम शरण दोनों मिलकर कितना रुपया कमा रहे हैं, 2300 रुपया कमा रहे हैं, 2300 रुपया कमा रहे हैं, 2300 रुपया कमा रहे हैं। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा पाते हैं। मतलब दिन में जो है 2 बार वो जो है अल्प भोजन, मतलब क्या, थोड़ा सा सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना खाना है। ऐसा नहीं जैसे पहले दास प्रथा जो हुआ करता था ना, कि जिंदा रखने के लिए थोड़ा थोड़ा खाना देता था, उसी प्रकार ये जो है राम शरण और संता देवी जो है कि जीवन अपना जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो है दाल रोटी या फिर दाल चावल कहिए, वो 2 टाइम का जो है खाना जो है जुगाड़ कर पाते थे, मात्र 2 टाइम का, और भोजन जुटा पाते। अल्प भोजन मतलब थोड़ा सा, मतलब पेट भर के खाना भी नहीं। यदि पेट भर के खाना खा लिए तो कल क्या खाएंगे वो जो आपको ठिकाना नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या है, पेट भर के भी खाना नहीं है, तो चावल का अल्प भोजन जुटा लेते थे, पर यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता था। मतलब कि चलिए आप तो पिता है, आप तो जानते हैं किस तरह कमाए, और लेकिन उसका बेटा बेटी जो है वो तो भूख से तो नहीं न रहेगा, तो वो भी एक दिक्कत है। अब देखिए उसका बेटा क्या करता है। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है। मतलब उसका जो एक बड़ा बेटा है वो क्या है कि एक दुकान में काम करता है। और कौन सा दुकान में काम करता है, तो चाय के दुकान में काम करता है। जो हमारे महान प्रधानमंत्री जी भी जो है कभी चाय के दुकान में काम किया करते। तो यहाँ पर जो है कि उसका जो बड़ा बेटा है, किसका बड़ा बेटा, राम शरण और संता देवी का जो बड़ा बेटा है वह चाय के दुकान में काम करता है, और वहाँ से वो जो है 300 रुपया और कमा लेता है। तो 2300 रुपया हुआ था, 2300 हुआ था, उसमें से और 300 रुपया को यदि हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 2600 रुपया जो है टोटल कौन कमा रहा है, उसका पूरा परिवार मिलकर 2600 रुपया जो है कमा रहा है।
300 रुपये और कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है, और जो उसकी 10 साल की जो दूसरी एक संतान है, जो बेटी है, जो उससे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका देखभाल कौन करती है? तो उसकी जो है कि छोटी वाली बेटी। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, और 4 में से एक भी बच्चा जो है स्कूल जाता क्या? स्कूल देखा भी नहीं होगा, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है। तो जब कमाए ही जब कुछ नहीं हो रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर वो स्कूल में जाके करेगा क्या? स्कूल में से अब जो है कि सरकारी स्कूल में खाना पीना भी देता है, तो स्कूल में जाकर खाना खा सकता है आराम से। जाइए स्कूल में खाना खाइए, वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ दिया जाता है। ऐसा, और इसका उदाहरण हम खुद हैं, जिसमें हमें भी जो है 2 साल खिचड़ी खाने का जो है खूब अनुभव है। उसमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े हैं, और मतलब प्रत्येक के पास कितना? चारों के पास जो है कि 2 जोड़े जो है फटे फटे पुराने कपड़े जो है। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं होते, और नया कपड़ा तभी खरीदा जाता है जब पुराना कपड़ा जब पहनने का योग्य नहीं होता। मतलब किसी प्रकार का पहनने का योग्य कपड़ा नहीं है, तो नया कपड़ा जो है कि खरीदा जाता है, और जब तक जो है फट कर जो है पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक एक नया कपड़ा लिया नहीं जाता है। किसके घर में नहीं लिया जाता है? तो संता देवी और राम शरण के घर में नहीं लिया जाता है। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते हैं। जूते पहनना विलासिता है, मतलब जूता तो उसके यहाँ है ही नहीं। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं, मतलब छोटे बच्चों के मतलब जब बड़े ही नहीं, उसकी माँ ही जो है खा नहीं पा रही, उसका पिता ही यदि अल्प भोजन करता है, मतलब थोड़ा सा खाना लेता है, उसकी माँ ही थोड़ा खाना खाती है, उसके बच्चे जो है कि थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे हैं, तो उसका जो है कि पौष्टिक आहार कहाँ मिलेगा? मतलब जो छोटे छोटे बच्चे, उसे पौष्टिक आहार के लिए उसे फल सब्जी, हरे हरे सब्जियाँ कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम की बात है। तो क्या अल्प पोषित है, मतलब क्या उसको पोषण की जो है कमी है, मतलब पोषित आहार जो है कि नहीं मिल पा रहा है। किसे नहीं मिल पा रहा है? तो छोटे छोटे बच्चों को जो है पोषित आहार, उसको विकास करने के लिए जो पोषित आहार मिलना चाहिए, वो आहार जो है नहीं मिल पा रहा है। जब वे बीमार होते हैं तो मतलब क्या, जो बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। जब पैसा ही नहीं है तो चिकित्सा की सुविधा की उम्मीद करना जो है बेकार है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। डॉक्टर के पास लेके जाइए तो वहाँ पर क्या होगा, आपको जो है कि पैसा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। यदि आप पैसा लेके नहीं गए और आप जो केमिस्ट के पास जाकर आप बोलेंगे कि हमें जो है दवाई चाहिए, तो आपको केमिस्ट दवाएँ दे तो देगा, लेकिन वो आपसे पैसे मांगेंगे और पैसा आप नहीं दीजिएगा तो वो दवाई वापस ले लेगा। डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर के पास सबसे पहले वो फीस मांगता है, फीस भरवाता है, तब आपका जो है इलाज करवाता है। तो ये भी जो है कि सोचने वाली और समझने वाली बात है। आगे जो है कि खेत है, और खेत का जो 3.2 लखा सिंह की जो है कहानी का जो है यहाँ पर दिया गया दम खेत। तो लखा सिंह अभी जो आया नहीं, तो लखा सिंह का क्या बात है, तो लखा सिंह का बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कहाँ पर आते हैं, एक बेरोजगारी और देखते हैं। जो बेरोजगारी हम लोग का कौन सा बेरोजगारी है? ग्रामीण निर्धनता। ग्रामीण निर्धनता, निर्धनता मतलब क्या है? गरीबी होता है। याद रखना, निर्धनता का मतलब क्या होता है? गरीबी होता है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। लखा सिंह अभी हम लोग फोटो देख रहे थे, जिसका क्या था? लखा सिंह था। आप लोग मतलब कि मोबाइल खोलकर यदि आप बैठ के, सो के, लेट के किसी प्रकार से भी देख रहे हैं, तो आप कभी कभी जो मोबाइल को भी देख लीजिएगा, और जब हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि मुझसे मिस्टेक हो जाए। हाँ, तो लेटे लेटे, सोए या फिर बैठे बैठे या किसी प्रकार से यदि आप देख रहे हैं, इतना तो सुविधा मिल रहा है आपको मोबाइल से कि हाथ में रख दो, साउंड जो है कि बढ़ा दो, और जो है कहीं से भी जो सुन लो। लेकिन कभी कभी आप इसको देख लीजिएगा तो बढ़िया बात है। यहाँ पर एक लखा सिंह का चित्र हमने दिखाया, तो आपने जो है लखा सिंह का चित्र शायद आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो अब हम लोग जो है लखा सिंह की कहानी को पढ़ते हैं। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गाँव का रहने वाला। लखा सिंह जो है उत्तर प्रदेश से जो है वहाँ पर एक मेरठ जिला है, और उसी के पास का एक गाँव में जो है रहने वाला व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है? लखा सिंह। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, और इसके पास भी किसी प्रकार का कोई भूमि नहीं है। इसके पास भी, लखा सिंह के पास भी जो है कि भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के छोटे मोटे काम करता है। जो बड़े किसान है, जिसके पास खेत है, उसके घर जाकर वहाँ जाने के बाद जो है उसके यहाँ जो है काम करता है। छोटे छोटे जो भी काम देता है वह जो है काम करता है। काम अनियमित होता है, मतलब
जो भी लखा सिंह जिसके यहाँ काम करता है, तो ऐसा नहीं कि वो जो है कि सालों साल जो काम देता है, हर रोज़ काम देता है, ऐसा नहीं है। मतलब आज काम दिया तो 10 दिन के बाद दिया, या फिर 10 दिन के बाद दिया, या फिर 6 महीने के बाद दिया। तो कभी कभी जो है काम जो है बड़े किसानों के द्वारा दिया जाता है, ऐसा नहीं कि रेगुलर काम जो है बड़े किसानों के मिलता रहता है लखा सिंह को, ऐसा कोई बात नहीं है। और आय भी वैसे ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं। मतलब पूरा दिन भर मेहनत करने के बाद वो जब मात्र 50 रुपया ही कमा पाता है। तो सोचिए 50 रुपये कमा पाता है तो कितना कम कमाता है कि नहीं। मतलब महीना का जो है कि 1500 रुपया कमा पाएगा। यदि 50 रुपया एक दिन का कमाएगा तो उसका महीना कितना होगा, मात्र 1500 रुपया ही कमा पाएगा, है ना। तो 1500 रुपया में उसका जिस प्रकार से उसका जो हालत ख़राब था, इसी प्रकार से लखा सिंह का भी हालत ख़राब होगा, है कि नहीं। राम सरन का जिस प्रकार से पूरी तरह से हालत ख़राब था बेचारा, और उसकी पत्नी और उसका बड़ा बेटा काम करके कम से कम जो है 2600 रुपया तक जो है कमा रहा था। लेकिन ये जो है लखा सिंह जो है मात्र 50 रुपया एक दिन का, ये क्या है। मतलब कभी कभी जो 50 रुपया ही उसको जो है कमा पाता था। मतलब कितनी गरीबी, इससे ज़्यादा और क्या गरीबी होगी। 50 रुपये ही मिलते थे, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। मतलब कि किसी के घर में काम करता था तो उसको दया आ जाता होगा, तो उस समय क्या थोड़ा थोड़ा दाल दे देता था, या कभी गेहूं दे देता था, या कभी जो है कि कुछ सब्जी ही दे दिया जाता था, जिसका जो उसको फ़ायदा हुआ करता था। अब जो है लखा सिंह का जो है उसके घर में 8 लोग हुआ करता था। कितने लोग हुआ करता था, 8 लोग हुआ करते। देखते हैं आगे क्या होता है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। 1500 रुपया है, आटा का दाम कितना है आपको पता होगा, मिर्चा का दाम कितना आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो कभी दुकान में जाके पता कर लो कितना होता है। 1500 रुपया में जो है आटा, चावल, गेहूँ, ये सारा चीज़ लेना जो है मुश्किल है। और इतना चीज़ आप यदि लीजिएगा, मतलब आटा, चावल, गेहूँ यदि आप लेने के लिए गए हैं और 8 लोगों के हिसाब से यदि लीजिएगा तो महीना भर के लिए आपको लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा कम हम कमा रहे हैं। तब आपको पता चलेगा कि आपको लखा सिंह जो है कितना कम कमा रहा है। या तो आपके घर में आटा चावल आता है, उस लिस्ट को देखिए और निकाल के देखिए तो कितना 1000 रुपया जो है लगता है, एक महीना का जो है कितना पैसा लगता है। तो ये भी आप कभी कभी देख लिया करो, है ना। थोड़ा सा मज़ा आएगा देखने के बाद, अच्छा लगेगा कि देखो मेरा परिवार जो है कितना काम कर रहा है। तो लखा सिंह के परिवार में कितने लोग थे, 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 8 सदस्य थे। और सबके लिए जो है खाना पीना, नहाना धोना से सब कुछ जो है कि लखा सिंह के जेब से होगा, है कि नहीं। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त, 2 वक्त मतलब क्या है, मतलब जो सुबह, दोपहर और शाम 3 वक्त होता है। 3 वक्त में 2 वक्त का जो है खाना, जो भोजन जो है कि उसके पास हो पाता था। बाकी समय जो है उसके पास खाना भोजन जुटा नहीं पाता था। परिवार में हमेशा 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाता था। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। मतलब क्या है, लखा सिंह जो है गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी था, वहाँ पर जो है रहता था। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियाँ बीनने में गुजर जाता था। जो महिलाएं लोग थीं वो क्या है, जलाने के लिए लकड़ी लेके आती थी, जिससे जो खाना बन सके उसके लिए जो लकड़ी जो है कि बीनने में लग जाता था। और जो है कि उसके घर में जो भी गाय, बैल, भैंस, जो भी बकरी वकरी होगा उसके लिए जो है दिन भर जो है चारा काटने का काम करती थी। कौन करते थे, तो महिलाओं लोग करते थे। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, मतलब उसका जो पिता है, लखा सिंह के पिता है, वो तपेदिक के जो है मरीज थे। चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। और चिकित्सा मतलब जब पैसे की कमी हो गई तो चिकित्सा जो है ठीक से हो नहीं पाया, और जब चिकित्सा ठीक नहीं हो पाया तो तपेदिक की बीमारी के कारण से जो है उसके पिताजी का जो है मृत्यु हो जाती है। उसकी माँ अब उसी बीमार से ग्रस्त है। अब जो है उसका पिता तो मर गया, लेकिन उसके जो माताजी है उसको भी यही बीमारी लगा हुआ है, और उनका जीवन भी धीरे धीरे छीन हो रहा है। मतलब इसका भी जीवन जो है, माताजी का भी जीवन जो लखा का माता है उनका जीवन भी जो है धीरे धीरे छीन हो रहा है, मतलब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और क्यों हो रहा है, तो उसके पास जो है इलाज कराने का जो है साधन नहीं है, इलाज कराने के लिए जो है पैसे नहीं है। किसके पास पैसे नहीं, तो लखा सिंह के पास नहीं है। यद्यपि गांव में एक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। मतलब क्या है, गांव में जो है एक सरकारी स्कूल भी है। लखा वहाँ भी नहीं गया, प्राथमिक विद्यालय लिखा हुआ है, लखा वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू कर पड़ा। मतलब कि वो जो है कि विद्यालय में कभी वो पढ़ने के लिए नहीं गया। उसकी मतलब
जिस दिन उसका जन्म हुआ, जन्म से जो है 10 वर्ष जिस दिन हो गया, उसी दिन से काम करना शुरू हो गया। अपना परिवार को जो है खाना खिलाने के लिए जो है काम करना उसकी एक मजबूरी बन गई, और जो खाना खिलाने के लिए जो है दिन रात मेहनत करने का उसे करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है, मतलब 1-2 वर्ष या 3 वर्ष के बाद ही जो है उसके परिवार में कोई एक नया कपड़ा जो है खरीद पाता है। किसके परिवार में? तो लखा सिंह के परिवार में। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक मतलब कि जो है उसके घर में जो है साबुन और तेल भी जो है बहुत मुश्किल से जो है खरीदा जाता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम से जो है लखा सिंह के घर में साबुन और तेल जो है खरीद पाता है। कितना अच्छा होता है यदि साबुन और तेल भी जो है खेतों में उत्पादन हो जाता। निधनता के उपयुक्त मामले का अध्ययन करें और निधनता के संबंध निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ मुद्दे दिया गया है जिससे आपको चर्चा करना है। इसमें मेरा कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोगों को चर्चा करना है। तो पहला पॉइंट आप लोग को दिया गया भूमिहीनता, दूसरा पॉइंट आप लोग को दिया गया है बेरोजगारी, तीसरा पॉइंट आप लोग को दिया गया है परिवार का आकार, तो और चौथा पॉइंट दिया गया निरक्षरता, मतलब पढ़ाई लिखाई जो जिसके नहीं करता उसको, खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, और पाँचवा छठा पॉइंट दिया गया है बाल श्रम। ये सारे पॉइंट दिए गए हैं, इसको आप लोग विस्तार पूर्वक लिखें और समझाने का प्रयास करें क्या है सो, है ना। और आगे 7वां पॉइंट भी दिया है असहायता, मतलब कोई सहायता नहीं किया। तो ये आपका जो है दूसरा पेज कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पेज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तीसरा पेज में क्या है देखते हैं। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निधनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निधनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का ना होना, मतलब यदि आपके पास निधनता है, मतलब आप निधन है तो आपके पास पैसे नहीं, और आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास एक अच्छा घर नहीं है, आपके पास एक अच्छा घर नहीं है तो आप एक अच्छा खाना पीना भी जो आपके जो है कि नसीब का नहीं है, मतलब एक आप अच्छा खान पान को भी जो है नहीं खा पाते हैं, मतलब एक अच्छा खाना नहीं खाते हैं, मतलब भूखमरी है। भूखमरी मतलब क्या है, आपको जो है कि 3 टाइम में जो है कि 2 टाइम खाना खाते हैं और 1 टाइम जो, और वो भी जो 2 टाइम खाना खाते हैं वो भी जो है अल्प मतलब क्या थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं कि आज यदि खा गए तो कल खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, इसलिए जो है कि उसे भूखमरी से भी आश्रय मतलब क्या है, आपको रहने के लिए घर द्वार या फिर खाने पीने के लिए खाना भोजन नहीं, कब नहीं है, जब आप निर्धन है, मतलब जब आप गरीब है तो ये सारा चीज़ आपसे दूर रहता है। या एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भी नहीं भेज पाता है, मतलब यदि आप गरीब है तो आपके जो बच्चे हैं वो भी कभी विद्यालय सिर्फ देख पाते हैं बाहर से, लेकिन वो कभी जा नहीं पाते हैं। वो भी बच्चा आपका यदि बड़ा हो जाता है तो भी जो है आपके साथ काम करने चल जाता है, या किसी होटल में काम करने लगता है, या किसी जगह में काम करने लगता है, या किसी कोई भी स्थान पर काम कर कर अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करने का काम करता है आपका बच्चा, और वो जो है कि बाल श्रमिक के रूप में काम करने लगता है, और वो अपना सही शिक्षा नहीं ले पाता है। तो यहाँ पर एक और बातें थी, या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता, और गरीब होने का और एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जो है कि इलाज नहीं करा पाता अपने बच्चों को, जो है या बच्चा बीमार हो गया या पिता या माता बीमार हो गया तो उसका भी इलाज जो है वह नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है, मतलब निर्धनता का है तो नहीं है, मतलब निर्धनता आपके घर में है तो आप सबसे ज़्यादा तो दूसरे के घरों में काम करिएगा, दूसरे जगह पर काम करिएगा, और जब दूसरे जगह से आप काम करके आइएगा तो आपको जो है जब दूसरे जगह से काम करके वापस आइएगा तो आप इतना थक जाएंगे कि घर आने के बाद अपना घर को साफ करना तो दूर, आपको नहाना धोना भी मन नहीं करेगा, डायरेक्ट रात को सोइएगा और सुबह उठकर फिर जो आपको काम में जाना है। तो इतना जो है कि प्रॉब्लम है, मतलब गरीब होना। निर्धनता का अर्थ है स्वच्छ जल और सफाई सुविधा का अभाव, मतलब स्वच्छ जल भी आपको नहीं मिलता होगा यदि आप निर्धनता में जिए हैं। इसका अर्थ है नियमित रोजगार की कमी, और इसका अर्थ ये भी है कि आपको नियमित मतलब हर दिन आपको रोजगार मिले, ये भगवान भरोसे है, मतलब आपको जो है कि रोज़ यदि आपको मिल गया रोजगार तो ये भगवान का भरोसा है। तथा न्यूनतम शालीनता स्तर पर अभाव भी है, अर्थात अंततः इसका अर्थ है कि असहायता की भावना के साथ जीना, मतलब यदि आप किसी के साथ सहायता भी यदि लेना चाहें, कोई व्यक्ति यदि से आप बोलिएगा कि हमको सहायता चाहिए तो वो भी जो है कि आपको सहायता देने से मना कर देगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे और बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, मैंने इस प्रॉब्लम को थोड़ा और जो मैं इस प्रॉब्लम को जो है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, और लेकिन किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है,
फिर से मैंने इस प्रॉब्लम को जो है कि पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। और यहाँ पर हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है कि कुछ कहानियाँ जो है यहाँ पर पढ़ें, और कहानियाँ पढ़ने के बाद हम लोग किस प्रकार से जो है गरीबी हावी है और लोगों को जो है कि किस प्रकार से जो है मजबूर कर रहा है बहुत ही छोटे एज में काम करने के लिए, ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़े। तो आप लोग को समझ भी आया होगा। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा क्यों डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है और लाइव जा रहा है, लेकिन ये तो हमें ही प्रॉब्लम हुई थी। तो आप लोगों को जो है कि इस बात की जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा जो है कि आप लोग अब आगे देखिए। स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव ही, ये पढ़ चुके थे। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी थी, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। इसका अर्थ असहायता की भावना कर जीना। और यहाँ पर से देखें तो जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानाओं, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। मतलब जो गरीब आदमी होता है उसको आप लेके चल जाइए, दूसरे के खेतों में काम करता होगा। किसी गरीब को देखिए जो दूसरे के खेत में काम करता होगा तो उसके साथ जो है ना अच्छा व्यवहार नहीं होता। उसी प्रकार कारखाना में यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है और वो गरीब आदमी है तो उसके साथ भी जो है कि अच्छा व्यवहार नहीं होता है। सरकारी कार्यालय मतलब डीसी एसपी वाला जो ऑफिस होता है उसमें तो कहीं कहीं अब जो है कि गरीब आदमी का जो अच्छा खासा व्यवहार होता है, लेकिन सरकारी कार्यालयों में जो है भी वहाँ भी जो है कि बिना पैसा का जो है कि काम होता नहीं है। तो वहाँ पर भी गरीब लोगों का भी वहाँ पर वैल्यू जो है बहुत कम मिलता है। अब क्या आगे हम लोग पढ़ते हैं अस्पताल में यदि गरीब व्यक्ति यदि अस्पताल चल जाए तो अस्पताल जाके भी क्या करेगा। अस्पताल में जो है गरीबों के लिए तो हमको लगता है कि जगह ही नहीं है। वो जब तक पैसा ना हो तो कोई भी जो अस्पताल आपके लिए सही नहीं है, और पैसा यदि आपके पास हो तो कोई भी अस्पताल जो है आपके लिए सही है। मतलब कोई भी अस्पताल आपको यदि पैसा दे रहे हैं और वहाँ पर इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं है तो उसे डॉक्टर बाहर से मंगवा कर इलाज करवाएगा। लेकिन यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर आप जो है कि इस प्रकार का मतलब कि छोड़ दीजिए। रेलवे स्टेशनों में वही हाल है और सभी लगभग स्थानों में जो दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता और कोई व्यक्ति जो है निर्धन होकर नहीं जीना चाहता है। कोई व्यक्ति जो है निर्धन, आप खुद सोचिए अपने आप के बारे में, क्या आप निर्धनता होकर जीना चाहते हैं? आप भी तो नहीं जीना चाहते हैं। हम जीना चाहते हैं? हम भी नहीं जीना चाहते। इसी प्रकार जो कोई व्यक्ति जो है निर्धनता में, गरीबी में जीना नहीं चाहता है। तो गरीबी में क्यों नहीं जीना चाहता है? क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा कष्ट है। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। मतलब भारत की आज़ादी से ही जो है गरीबी दूर करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहा। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। मतलब क्या है कि मतलब हर एक व्यक्ति को जो है गरीबी से दूर होना चाहिए, तब जाकर जो है कि किसी प्रकार का कष्ट ना हो। ये महात्मा गांधी का भी मानना रहा है। लेकिन मानने से कुछ होता नहीं है, करने से कुछ होता है। मानने का तो मैं भी कुछ मान लूँगा तो उससे मतलब ये नहीं कि मैं जो मान लूँगा वो हो जाऊँगा, है कि नहीं। तो मानना और करना में दो अंतर है जो हम लोग बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन पता नहीं बड़े बड़े नेताओं को ये बात समझ में क्यों नहीं आती थी। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निधनता, मतलब सामाजिक वैज्ञानिक है। अब वैज्ञानिक लोग भी निधनता के बारे में सोचते हैं, तो क्या सोचते हैं यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि निधनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकांकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर पर संबंधित है। लेकिन अब निधनता को निरक्षरता स्तर, मतलब कि जो निर्धन है उसको मतलब पढ़ा लिखा ना होना, कुपोषण का शिकार हो जाना, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक की क्षमता कमी। मतलब यदि कोई पोषण का जो शिकार है, कुपोषण का यदि कोई शिकार है और उसे किसी प्रकार का बीमारी होता है तो उसे बीमारी उसके शरीर में फैलेगा, रुकेगा नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, अब जब उसके पास पैसा है ही नहीं तो किसी प्रकार का हॉस्पिटल में जा नहीं सकता है, इलाज करा नहीं सकता है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में जो है कमी आ जाती है। उसके बाद रोजगार के अवसरों की कमी, मतलब जब गरीब आदमी है तो गरीब आदमी के पास यदि
रोज़गार मिला रहता तो फिर वो गरीब कहाँ से होता। यहाँ पर समझने वाली बात है कि यदि गरीब आदमी को जो प्रत्येक दिन यदि रोज़गार मिल जाता तो कहीं का गरीब आदमी बचता, गरीब आदमी नहीं। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि रोज़गार के अवसरों में कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच की। यहाँ पर बोला जा रहा है सुरक्षित पेयजल मतलब कभी कभी जो है गरीब आदमी जो है अपना कुआं नहीं कर पाता है, अपना चापाकल नहीं लगा पाता है, तो क्या करता है कि वो जो है कि जहाँ से तालाब का पानी, खेत का पानी, बहुत सारे लोग जो है खेत का भी पानी और तालाब का पानी भी पीने का कार्य किया है। एक स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपरजन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। देखिए बॉक्स, यहाँ पर ये जो है बॉक्स देखने के लिए क्या कहा गया, तो बॉक्स आप और हम मिलकर देखते हैं। सामाजिक अपरजन, इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता के अवर्जित रहकर केवल निष्कृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। मतलब क्या, जो गरीब आदमी है वो कभी सोफ़ा सेट में देखा भी नहीं है, एसी का जो हवा कभी लिया नहीं है, कूलर का हवा कभी लिया नहीं है, टीवी कभी देखा नहीं है, और निर्धन व्यक्तियों के साथ रहा है, और हर समय एक ही चीज़ का चिंता रहता है, किसी प्रकार कोई काम मिल जाए तो काम करने के बाद खाना मिल जाए, और खाना मिल जाए तो थोड़ा हम लोग का वो सब परिवार मतलब सब लोग मिलकर खाना खा सकें। ये जो है गरीब आदमी का जो है कि सबसे बड़ा टेंशन यही है। अब आगे देखते हैं। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपरजन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों का अपरजित रहते हैं जिसका उपभोग दूसरे सबसे अधिक अच्छे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था का कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसर के विरुद्ध रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपरजन लोगों की आय की बहुत कम नहीं करता है, बल्कि देखिए गरीबी जो है ना कि जाति देखकर नहीं आती है, गरीबी जो है जाति देख के नहीं आती है। लेकिन किताब आप लोग को जातिवाद जो है कि सिखा रहा है, तो आप लोग को यदि सीखना है जातिवाद तो आप जो है किसी दूसरे टीचर से सीख लीजिएगा, अच्छी खासा जातिवाद सिखा देगा कि ये जाति के लोग गरीब है, ये जाति के लोग अमीर हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो है कि भारतीय संविधान समानता का अधिकार देता है। दूसरी बात, यहाँ किताब आपको जो जातिवाद भी सिखाता है, तो हमें समझ नहीं आती है कि सरकार आखिर हम लोग को पढ़ाना क्या चाहती है। तो यहाँ पर जो है कि एक तो भेदभाव का भावना जो है हम लोग के मन में कहाँ से डाला जा रहा है, ये आप देख लीजिए। यहीं से जातिवाद जो है कि भेदभाव की भावना जो है डाला जाता है कि छोटे जाति बड़े जाति जो काम जो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जाति व्यवस्था की कार्यशैली जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसर अपॉर्चुनिटी मतलब दिया नहीं जाता है। तो यहाँ पर जाति मतलब कि जातिवाद जो है कि आप यहाँ पर यदि सीखना चाहें तो कृपया करके आप जो है किसी दूसरे टीचर से जातिवाद सीख लें। मैं जातिवाद को जो है बढ़ावा ना देने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जातिवाद को जो है कभी बढ़ावा नहीं दे सकता। हर जाति बराबर है, हर जाति श्रेष्ठ है, हर जाति जो है कि श्रेष्ठ है और हर जाति बराबर है, और हर जाति को जो है भारतीय संविधान ने जो है बराबर अवसर की समता दिया हुआ है। हर कोई जो है कि मेहनत कर सकता है, हर कोई पढ़ सकता है। राजपूत भी बहुत सारे ऐसे जो गरीब हैं, बहुत सारे ब्राह्मण जो है गरीब हैं, बहुत सारे जो है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, बौद्ध जैन हो, उसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें से गरीब होते हैं। तो इसका मतलब ये ना कहना चाहिए कि इस जाति के लोग अमीर हैं और इस जाति के लोग गरीब हैं। इसमें क्या होता है कि भावना ये बन जाती है कि जाति वाला है ना। सही बात है, जब आदमी को मतलब इस प्रकार से घुमाओ आदमी को कि वो घूमते रह जाए और सही शिक्षा का अध्ययन करने में उसको समय लग जाए और फिर जो है कि वहाँ पर वो खड़ा ना हो पाए। तो यहाँ जातिवाद यदि आपको सीखना है तो किसी दूसरे जगह से आप सीख लीजिएगा। फिलहाल हम जो है इस टॉपिक को आगे बढ़ा देते हैं। मतलब ये चीज़ मैं नहीं पढ़ाऊँगा, जातिवाद में पढ़ाने वाला नहीं, मैं जातिवाद का समर्थन करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जो हूँ इस बात को मैं जानता हूँ कि संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके अनुसार से सारी जाति श्रेष्ठ हैं, सब जाति श्रेष्ठ हैं,
सबको समान अवसर मिला हुआ है, सबको समानता का अवसर मिला है, सबको स्वतंत्रता का अवसर मिला है, सबको अपना धर्म मानने का जो है कि और साथ में जो अव्यक्ति की आज़ादी भी मिला है, ये सारे चीज़ जो है मिला हुआ है। तो इस बारे में जो है कि आप लोग पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा बाद में। अब यहाँ पर हम आगे निर्धनता, गरीबी के बारे में देखिए। जाति से गरीबी उठती है, ये बात तो हमको समझ नहीं आता है। व्यक्ति गरीब होता है, जाति गरीब नहीं होता है। हर एक जाति जो श्रेष्ठ होता है, लेकिन वहाँ पर लिखा गया है, इसी कारण से जो है कि आप लोग यदि पढ़ना चाहें तो उसको जो है कि आप खुद पढ़िए, खुद समझिए। लेकिन यहाँ पर मैं जातिवाद को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो हम आगे आते हैं। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य, ये हम छोड़ देंगे। यदि जाति की बात आएगा तो फिर यहाँ पर हमको छोड़ना पड़ जाएगा। जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्ति, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने। अब ये बताइए, क्या विकलांग जो बच्चा होता है आना, तो क्या जाति देख के आता है कि ये कौन सा जाति है तो इसमें इसका जो है विकलांग होना चाहिए, और जो है कि ये जो है कौन सी बड़ी जाति या छोटी जाति है तो ये जो है कि यहाँ विकलांग नहीं होना चाहिए। ज्ञानवान जो है कि इस जाति में होना चाहिए और ज्ञानवान जो है कि इस जाति में होना चाहिए। हमारे देश के जो पहले कानून मंत्री थे, उन्होंने संविधान को जो बनाया है, संविधान की सभा ने जो संविधान को बनाया है, उसमें जाति को जो मान्यता तक नहीं दिया गया है। मतलब उसे जो है कि समानता का अधिकार दे दिया गया है, सबको समान अवसर दे दिया गया है, चाहे वो किसी कास्ट, किसी धर्म, किसी लिंग का हो। तो फिर जाति कहाँ से आ जाती है? मतलब कि यदि काम नहीं पूरा कर पा रहे हो तो किसी पर जो है कि कर दो, डाल दो। सरकार का ये गरीबी दूर करने का एक प्रकार से देखा जाए तो सरकार जो है कि अच्छी शिक्षा दिलाने के काम करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को जो है शिक्षा यदि दिला दें तो उसे जो है कि खुद जो है कि अपना आप वो जो है वो कौन सा नौकरी करेगा और कौन सा नौकरी नहीं करेगा और किस तरह आगे बढ़ेगा, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, और खुद जो आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा लेने के लिए एडमिशन लेने जाओ तो लाखों रुपया जो है कि डिमांड हो जाता है पहले ही। आप देख लीजिए, मेरा जो एडमिशन जो है इस बार नहीं हो पाया, और एडमिशन नहीं हो पाया उसका रीज़न क्या है कि मेरे पास जो है कि पैसे नहीं थे। मेरे पास जो है लाखों रुपया नहीं थे। बीएड करने के लिए जो है 1 लाख से ज़्यादा रुपया चाहिए। तो सोचिए, और यहाँ पर जो है कि आप जो है कि शिक्षा दे नहीं रहे हैं और फिर बोलिएगा कि जाति का जो है कि ये जाति का है, इसी कारण से शिक्षा ले नहीं पाया। तो ये बात नहीं है। आप एक क्यूबा ऐसा देश है जो शिक्षा को फ्री करके रखा हुआ है, हेल्थ को जो है कि फ्री करके रखा है। भारत एक ऐसा देश है जो शिक्षा में सबसे ज़्यादा पैसा दिखता होगा शायद, और जो है कि हेल्थ में भी जो है कि पैसा जो है ज़्यादा दिखता होगा। क्यूबा ऐसा देश जो है कि जहाँ पर एक छोटा सा देश है और वो फ्री करके रखा हुआ है, शिक्षा फ्री, स्टूडेंट को जो है ज्ञान मिल रहा है वो फ्री। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है। जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्ति, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। मतलब जो विकलांग व्यक्ति हैं, बहुत सारे विकलांग व्यक्ति ऐसे हैं, आप यदि देखें तो उनका किसी का पैर ना होने के बाद भी जो है पारा ओलंपिक में जाकर वो जो अच्छे बड़े बड़े मेडल, मतलब स्वर्ण मेडल लेके आ रहे हैं, है ना। ओलंपिक तो आप लोग जानते ही होंगे, पारा ओलंपिक होता है जिसमें से विकलांग लोग होते हैं, और उसे दिव्यांग अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी के कारण से दिव्यांग कहाने जाने लगा है। तो जो दिव्यांग होते हैं, है ना, उन लोग जो है पारा ओलंपिक में जाकर 1 से 1 मेडल ला रहे हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन लोग जो है गरीब, यहाँ पर हम लोग को डिमोटिवेशन किया जा रहा है या मोटिवेशन दिया जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोग को मोटिवेशन लेना चाहिए कि 1 से 1 जो है दिव्यांग लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, 1 से 1 मेडल ला रहे हैं, और यहाँ पर हमें जो है कि फिर भावनाएं जो हैं नीचे दिखाने का काम किया जा रहा है। विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निधन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदाय के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूह के
समझ विद्वान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए पूरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप, फिर नौकरियां की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निपूरण ही असुरक्षा है। मतलब कि नौकरी का कमी है, आतंकवाद यदि हमला होता है, आतंकवादी लोग यदि हमला किया जाए, तो इसमें एक आम जनता क्या कर सकती है। एक आम जनता को इतना ट्रेनिंग दिया ही नहीं गया है। जैसे इजराइल को देखिए तो इजराइल अपने नागरिकों को ट्रेनिंग देता है, लेकिन हमारा भारत देश जो अपने नागरिकों को ट्रेनिंग तो दे नहीं पाता है। यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के कारण से ट्रेनिंग नहीं दे पाता है। तो ये भी बहुत सारी बातें हैं जो वक्त मिलने पर फिर बात करेंगे। अब निधनता रेखा पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निधनता रेखा की मतलब गरीबी रेखा, निधनता रेखा मतलब क्या, गरीबी रेखा की अवधारणा होती है। निधनता के आकलन की एक सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के लिए दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तु विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों के भिन्न हैं, अतः काल एवं स्थान के अनुसार निधनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृति न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। मतलब क्या कि भारत में जो है निर्धन तो किसे माना जाता है आप जानते ही हैं। मतलब यहाँ पर जो अधिकतम जो है कि आप जो है कि पढ़ ही चुके हैं कि भारत का हर चौथा व्यक्ति जो है वो निर्धन है, वो गरीब है। और लेकिन यदि आप अमेरिका चल जाइए तो अमेरिका में क्या कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है वो आदमी गरीब है। मतलब जिस व्यक्ति के पास अमेरिका में कार नहीं है वो आदमी गरीब है और बाकी सब जो है अमीर है। मतलब यहाँ तो भारत में जो बहुतों के पास कार नहीं है, बहुतों के पास यहाँ तक कि बाइक नहीं है, बहुतों के पास तो साइकिल तक नहीं है, बहुतों के पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है वो व्यक्ति जो है गरीब माना जाता है। तो भारत और अमेरिका में यदि देखा जाए तो जनसंख्या का अंतर भी है, तो उसे एक बार भी समझने का प्रयास करें। लेकिन ये है कि अमेरिका जो है जिस व्यक्ति के पास कार नहीं मतलब वो गरीब है, और भारत में तो सब बेकार जैसा है। मतलब भारत का जो है हर चौथा व्यक्ति जो है गरीब है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता माना जाती है। भारत में निधनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। मतलब भारत का कोई व्यक्ति जो है ना वो क्या है कि एक प्रकार से निर्वाह करने के लिए उसे क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, जूता चाहिए, ईंधन चाहिए, खाना चाहिए और शैक्षणिक शिक्षा चाहिए और चिकित्सा चाहिए। लेकिन सरकार भी इसी चीज़ को मापदंड में रखा हुआ है कि मतलब क्या है, भारत में निधनता रेखा का निर्धारण जो है करते समय जीवन निर्वाह के लिए मतलब जीवन चलाने के लिए आवश्यकता, कपड़ों की आवश्यकता है ना, कपड़ों की आवश्यकता है, जूतों की आवश्यकता है, ईंधन मतलब खाना बनाने के समय आप क्या करिएगा, कुछ जलावन की लकड़ी चाहिए तो आपको जो है ईंधन की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है, मतलब रात को जो है आप लाइट के लिए तो थोड़ा सा काम करना ही पड़ेगा। शैक्षणिक मतलब शिक्षा जो है मिल पाए, एवं चिकित्सा मतलब यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी प्रकार कोई कष्ट हो जाए तो वो जो चिकित्सा की होना जो है थोड़ा सा संबंधी आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। मतलब इतना चीज़ होना ही चाहिए। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुना कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। मतलब हम लोग जो खाते हैं ना उसे कैलोरी में नापा जाता है।
खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। मतलब कोई व्यक्ति खाता है तो उसके अंदर में जो कैलोरी मतलब कैलोरी में ऊर्जा होती है, उसमें किससे तो हम लोग जो अक्सर जो है सब्जी खाते हैं, दूध खाते हैं या फिर दालें खाते हैं, तेल खाते हैं, चीनी खाते हैं। अब तेल कैसे खाते हैं तो तेल जो है कि हम लोग सब्जी बनाने के समय तेल डालते हैं। चीनी जो है कि हम लोग चाय के साथ पी जाते हैं या खीर बनाते हैं तो उस समय जो इसका यूज करते हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकता बदलती रहती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति है उसे 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति को 2400 कैलोरी ऊर्जा मिलना चाहिए। मतलब जो खाता है तो उसे 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति ऊर्जा मिलना चाहिए। और जो नगरीय क्षेत्रों में है उसे 2100 कैलोरी प्रतिदिन जो है प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन मिलना चाहिए। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, मतलब जो ग्राम में रहने वाले लोग हैं वो शरीर से ज़्यादा काम करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। क्या होता है कि मतलब गांव के लोग ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए ऊर्जा उन लोग को शरीर के अंदर ऊर्जा होना जो है अधिक होना ज़रूरी है। इसलिए जो है कि माना जाता है कि गांव में जो है कि कैलोरी अधिक होना ही चाहिए। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा मतलब गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह, शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह था। मतलब कि एक जो है ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है उसे जो है कि कम से कम 816 रुपया प्रति माह यदि कमा रहा है और एक शहरी क्षेत्र में तो 1000 रुपये प्रति माह यदि कमा रहा है तो ठीक है था। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यकता वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है। मतलब क्या है कि शहर में कोई वस्तु जो है उसकी कीमत अधिक होती है लेकिन गांव में उसे और ज़्यादा अधिक होता है। ये भी बात है क्योंकि जो अभी बिकने आता है शहर से गांव तो शहरी से आता है तो उसका पेट्रोल तो जलता है तो पेट्रोल का खर्चा भी निकाल लेता है, तो उसके अनुसार जो कपड़ा जो है शहर में बिकता है थोड़ा सस्ता मिलेगा और गाँव में जो है कि जो आएगा पेट्रोल अपना खर्चा करके थोड़ा सा तो महंगा देगा ही। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा लिखा हुआ है कि नहीं, गांव शहरों में जो है कि महंगाई है और गांव में जो है महंगाई थोड़ी कम है। तो लिखने वाले क्या लिखे हैं उसके अनुसार से आप लोगों को पढ़ना है। मैं तो आप लोग को सिर्फ एक माध्यम हूँ, बाकी सारा चीज़ तो NCERT का ही मटेरियल है। इस प्रकार वर्ष 2011-12 के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा। मतलब जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र जो है 2011-12 का एक योजना है या फिर एक नियम है तो उसमें क्या कहा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा। मतलब 5 सदस्य किसी परिवार में तो वो जो है निर्धनता मतलब गरीबी रेखा के नीचे होगा। वाह क्या फार्मूला है। यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है, इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होती है। मतलब कि कोई व्यक्ति जो शहर में रहता है तो 5000 रुपया उसके पास है तो शहर में आसानी से रह सकता है। निर्धनता रेखा का आकलन समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष में किया जाता है। प्रतिवर्ष सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। मतलब 5 वर्ष में गरीबी का जो है आकलन किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस NSSO द्वारा कराए जाते हैं। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक तो आप लोग जानते ही होंगे जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन गरीबी रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं जिसे 1.9 ये यहाँ पर जो है कि आपका ये क्या है डॉलर में लिखा हुआ है। 2011 में PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के संतुलन न्यूनतम उपभोक्ता के आधार पर है। मतलब ये सारा जो रिपोर्ट तय किया जाता है वो जो है कि किसके पर किया जाता है, एक व्यक्ति के
एक व्यक्ति के क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा एक समान मानक प्रयोग किया जाता है। 1.9 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति समतुल्य, मतलब कि उतना जो उसके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर चर्चा करने का चीज़ है, तो यहाँ पर आप खुद जो है कि महान है। तो यहाँ पर आप लोग 2 पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को देख लेते हैं। विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न देश, विभिन्न, यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं। मतलब अलग अलग देश अपना अपना जो है निर्धनता रेखा का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार करते हैं वो अपना अपना है। आपके अनुसार आपके क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यक स्तर क्या होगा। तो ये आपको काम है, ये आप अपना काम करिए, आराम से करिए और मज़े से करिए। थोड़ा सा देख लेते हैं और कितना 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 जाएगा। बहुत लंबा चैप्टर है। मैंने तो सोचा था कि ये तुरंत ख़त्म हो जाएगा, लेकिन चैप्टर ऐसा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो है ही, आज पढ़े या कल पढ़ना तो है ही। अब हम लोग को जो है कि यहाँ पर निर्धनता के अनुमान के बारे में अब यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो निर्धनता के अनुमान को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तालिका 3.1 में स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई। मतलब पहले 45% से कुछ प्रतिशत जो है गिर गई। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों के अनुपात और भी गिर गई, 22% आ गया। मतलब गरीब जो है कि थोड़े से और कम हो गई। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा नीचे के लोगों की संख्या 20% से नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशत पूर्व के दशकों में 1973 से 93 में गिरा। निर्धन लोगों की संख्या में वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12 में औसतन गिरावट 2.2% से वर्ष 2004-05 में 2011-12 में बीच हुई थी। मतलब ये कहा गया है कि जो है गरीबी जो है कि थोड़ी सी घटना शुरू हुआ था। कब से घटना शुरू हुआ था? तो 1973 से जो है कि गरीबी जो है कि घटना शुरू हुआ था। यहाँ पर आपका जो है कि दिया गया है, यहाँ पर जो है आप इस कॉलम को जो है कि आराम से देखिए और यहाँ समझने का प्रयास करिए। पहले लिखा हुआ निर्धनता अनुपात प्रतिशत और निर्धनतों की संख्या करोड़ में। तो ये आपका जो है कि इसको देख लीजिएगा, इस चार्ट को, इस बढ़िया से आप इस चार्ट को देखिएगा और इस चार्ट को देखने के बाद आगे आप लोग बढ़िएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है, आइए चर्चा करें। तो ये चार्ट आप लोग बढ़िया से देखिए और उसके बाद इस चार्ट को बनाइए और बनाने के बाद फिर से जो है आप लोग वीडियो को देखना शुरू करिएगा। चलिए, बड़ी बड़ी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये 2 पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगा, क्योंकि आपका जो है ये यहाँ पर मैंने सोचा था कि आपको जो है कि एक ही बार में जो आपको ये वीडियो दे दूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है और ज़्यादा लंबा यदि वीडियो हो गया तो आप लोग जो है कि देख नहीं पाइएगा। तो ये आपको जो है ये वीडियो जो है यहीं पर ख़त्म हो गया। तो ये चार्ट 3.1 जो है आपको क्या करना, इसको देखना है और इसको जो है कि समझना है, और नहीं समझ में आए तो सवाल पूछना है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होगा और इसके बाद आप लोग का जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन हम चाहेंगे कि पूरी तरह से जो है कि कंप्लीट हो जाए, मतलब ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ये जो है कि आपका 3य अध्याय, ये कौन सा अध्याय है? तो 3रा अध्याय। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जोड़ के जो है कि बहुत संयम के साथ, जो 1-2 बच्चे आप लोग देख रहे हैं, बहुत संयम के साथ देख रहे हैं। तो हमको पता है कि बाद में जो वीडियो देखने का नाटक करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग जो है कि वीडियो देखने का नाटक करते हैं। मतलब क्या है कि वीडियो में आते हैं और फिर चले जाते हैं। मतलब क्या चले जाते हैं, मतलब तुरंत आए,
ऐसा लगता है कि अटेंडेंस बनाने के लिए आया, तो आप लोग को बता देना चाहते हैं यहाँ पर अटेंडेंस बना के कोई फ़ायदा नहीं। आप यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरा देखिए, और नहीं देखना चाहते तो आपको किसी प्रकार से जो है कि किसी ने तो कहा नहीं है आपको कि वीडियो को देखिए, आपको किसी ने ज़बरदस्ती भी नहीं किया है कि आप वीडियो को देखिए। आप वीडियो को देखिएगा तो ख़त्म हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का मात्र 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर में यह जो तीसरा चैप्टर को टच कर रहे हैं, हाँ ना। तो क्या है कि जब तीसरा चैप्टर को टच कर रहे हैं तो कुछ ही दिन में जो है कि चौथा अध्याय भी जो है कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और उस समय आप लोग जो है कि फिर दौड़िएगा इधर से उधर कि कहाँ पढ़े क्या पढ़े, कैसे होगा। तो यहाँ पर ये देखिए इकोनॉमिक्स अब जो है कि हमको लगता है इस सप्ताह जो है कि पूरी तरह से इकोनॉमिक्स को हम पूरी तरह से ख़त्म ही कर देंगे। मतलब इकोनॉमिक्स का अब किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा। जब एक बार बुक पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा, एक बार जो क्लियर पूरी तरह से बुक यदि हो गया तो उसके बाद मेरे पास तो और कोई काम बचेगा नहीं। तो क्या करेंगे उस समय MCQ जो है आप लोग को पूरी तरह से करवा सकें। मेरा जो है कि मेन मकसद रहता था कि सितंबर तक जो है कि SST को कंप्लीट कर देना। तो उसका एक छोटा सा रूप यहाँ पर भी देखें, मतलब कि रोज़ जब वीडियो हमने बनाना शुरू किया और रोज़ जब इसमें काम करना शुरू किया तो पता चला कि अब तो मैं बहुत ही करीब हूँ और आप लोग का जो SST है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, आप लोग का SST जो है कि बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। आप लोग प्रॉब्लम ना लीजिएगा, आप लोग किसी प्रकार का समस्या ना लीजिएगा। ये SST आपका बहुत ही जल्दी जो है ख़त्म होने वाला है। SST का प्रॉब्लम अब समाप्त होने वाला है, मतलब SST में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। रही बात अदर सब्जेक्ट का, तो अदर सब्जेक्ट का जो है क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन आपका SST जो है कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और ये जो है हमको लगता है इस मंथ में आपका जो है लगभग आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपका सिविक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सिविक्स के साथ साथ इसी मंथ में जो आज मतलब 17-18 तारीख है, 17-18 या 19, तो क्या आज को 7 तारीख है, ये 18 तारीख है। तो 18 तारीख है तो समझिए 18 तारीख है, तो 18 तारीख है तो आपका जो है इधर 12 दिन है। तो 12 दिन में आपका कम से कम जो है कि आपका सिविक्स कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो है कि सिविक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। 2 विषय जो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और बाकी जो बचे हिस्ट्री और ज्योग्राफी उसको अगले मंथ में पूरी तरह से 10 दिन 15 दिन लगेंगे, 10-15 दिन के अंदर वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आपका सब्जेक्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। यदि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। यदि आपको प्रॉब्लम लगे कि हमको समझने में दिक्कत हो रहा है तो एक बार वीडियो को आप देख लीजिएगा। जब तक आप लोग का फाइनल परीक्षा नहीं हो जाता है तब तक मैं इस वीडियो को हटाने वाला नहीं हूँ, तब तक ये वीडियो आप ही लोग के पास होगा। आप लोग जितना बार देखना चाहें उतना बार देखिएगा, हर बार देखिए। कोई किसी प्रकार का आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला, किसी प्रकार का पैसा नहीं लगने वाला। और इसी के साथ आप लोग को जो है कि आज का अलविदा। और ये सेकंड पार्ट में ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग वीडियो में बनकर जो देखे संयम के साथ, और मेरा जो काम था वो अब काम मैंने पूरा किया। अब आप लोग का काम है वीडियो देखने का। आप लोग जो है वीडियो देखकर ये काम जो है आप भी कंप्लीट करिए। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट। और आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।